भारतीय तहजीब ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी अहमियत को समझाने के लिए इसे कदीम ज़माने से ही जिंदगी के फ़लसफ़े में पिरो कर रखा है। हड़प्पा तहजीब हो या वैदिक ज़माना, सभी ने माहौलियात की अहमियत को तस्लीम किया है। आज़ाद हिंदुस्तान की संसद ने भी इस जिम्मेदारी को समझा और वक्तन फवक्तन ऐसे कानून बनाए जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए मील का पत्थर साबित हुए, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। माहौलियात से मुताल्लिक इन कवानीन का मकसद एनवायरनमेंट का तहफ़्फ़ुज़ और माहौल को बेहतर बनाना है। आइन के आर्टिकल 253 के तहत एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पार्लियामेंट के जरिए 23 मई 1986 को मंजूर हुआ और 19 नवंबर 1986 को इसे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। भारत दुनिया के उन चंद मुमालिक में से एक है जिसके आइन में एनवायरनमेंट को खास दर्जा हासिल है। कवानीन के जरिए यूनाइटेड नेशन की उन कोशिशों को भी बाअसर बनाया गया है जो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही हैं। बिलाशुबा जमीन ही ऐसा सैयारा है जहां जल है, जीवन है, ऑक्सीजन है। इस जमीन का कोई मुतबादिल नहीं और इंसान के वजूद के बका के लिए माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ बेहद ज़रूरी है। इस मर्तबा आलमी यौम माहौलियात पर हम सब मिलकर अपनी धरती को प्लास्टिक से पाक करने का अहद करें। वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। नाज़रीन आदाब। पूरी कायनात में सिर्फ ये जमीन ऐसा सैयारा है जिस पर जिंदगी मुमकिन है। वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये सब मिलकर इंसानी जिस्म की तामीर करते हैं और यही सब मिलकर जिस एनवायरनमेंट को तैयार करते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 1972 में स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें भारत समेत दुनिया के 119 ममालिक ने हिस्सा लिया और एक जबान होकर वन अर्थ के उसूल को तस्लीम किया। उसके बाद दुनिया के ममालिक ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की जानिब कदम बढ़ाया। भारत ने भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मंजूर किया। आज इस पेशकश में हम बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं माहौल की, एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की, तो भारत आज कहां खड़ा है और हमारे देश ने पर्यावरण संरक्षण के मैदान में क्या कुछ हासिल किया है और क्या कुछ हासिल किया जाना बाकी है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं माहिर माहौलियात डॉक्टर मीनाक्षी करवाल और हमारी दूसरी खास मेहमान हैं मारूफ वकील डॉक्टर नीलम राठौर साहिबा। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मीनाक्षी जी से जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो हमारी सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति क्या कहती है पर्यावरण के ताल्लुक से? देखिए, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हम एंशिएंट इंडिया को जब देखते हैं तो एंशिएंट इंडिया में हमें ये सिखाया गया कि हमें हर एक जीव जंतु, चाहे जीवित है या अजीवित है, मटेरियल है या फिर लिविंग है, उसको एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ देखना है। मतलब एक समभाव रखना है हमारे खुद के अंदर कि चाहे जो भी है हमारे आसपास, उसको हमें रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि जहाँ पे रिस्पेक्ट का भाव जागृत होता है वहीं ख्याल रखने का भाव भी जागृत होता है। जैसे कि गंगा को हमने कहा कि गंगा माँ का दर्जा दिया गया, जो धरती है, धरती को माँ का दर्जा दिया गया, और जितने बायोडाइवर्सिटी हैं, जैसे गाय है, गाय को माँ का दर्जा दे रहे हैं हम, और जितने भी देव हैं या देवी हैं, उन सबको एक किसी ना किसी बायोडाइवर्सिटी से कनेक्ट किया गया, तो ताकि उनका संरक्षण हो सके। तो इसी तरह से अगर हम उस सिस्टम को ही फॉलो करते हुए, उस फेथ को एक रिलीजन के तौर पे एनवायरनमेंट को देखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं और पुरानी जो सभ्यता है उसको कैरी ऑन करते हैं, तो हमारा जो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो काफ़ी हद तक हम वहाँ का
का सल्यूशन जो है, निजात हम उस चीज़ से पा सकते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है या क्लाइमेट चेंज है। आज के समय में जो हमें एसडीजी गोल्स बता रहे हैं कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, जो बायोडाइवर्सिटी है कंजर्व करना चाहिए, क्लाइमेट को चेंज को कंट्रोल करना चाहिए, एयर वाटर लैंड सबके जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ये तो हमारे एंशिएंट भारत ने हमें पहले से बता ही रखा है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ने ये अच्छे से हमें बताया है कि चाहे जो भी है हमारे आसपास, उसका हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। नीलम जी, क्या कुछ कानून हमारे देश में कब सामने आए, कब जरूरत महसूस की गई कि अब हमारे लिए, हमारे देश के लिए जरूरत बन गई थी कि अब हमें कानून बना करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा? जैसा कि आपने मेंशन किया, 1972 में स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, वहाँ पे इंडिया प्रेजेंट था, पार्टिसिपेट किया। उसके बाद नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड नीड वाज फेल्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। उसके थोड़े ही दिन के बाद 1972 में ही हमारा वाटर पोल्यूशन एक्ट आया और हमारे नेशनल काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट पॉलिसी एंड प्लानिंग कॉन्स्टिट्यूट हुआ। उसके बाद हमारे एयर पोल्यूशन एक्ट आया। फिर 1976 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 48 इंक्लूड हुआ, which said that the government will work towards protecting and improving the environment, forest and wildlife. Same time, Article 51A was inserted. Under Clause G, each citizen was enjoined upon to work towards improving and protecting the environment. तो हमारे यहाँ तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बना दिया जी कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। उसके बाद तो हमारे पास बहुत लॉज आए हैं। 1986 अगर हम बात करें, पास की बात करें, तो 2018 में जो अमेंडमेंट्स हुए वो कितने ज़रूरी थे और वो कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं जिनको 2018 में शामिल किया गया? देखिए, अमेंडमेंट्स 2018 मैं अभी आपसे जो बता रही थी, 1986 में जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया जी, ठीक है, उसके बाद हमारा 1986 के बाद और एक्ट्स आए। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा आया एनजीटी एक्ट 2010 जी, जब हमारे को एक ग्रीन कोर्ट मिली। जब हमें एक ग्रीन कोर्ट मिली, उस वक्त इंडिया वाज अ थर्ड कंट्री टू गेट द ग्रीन कोर्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज में से द फर्स्ट कंट्री। द ओनली टू अदर कंट्रीज वर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत प्रोएक्टिवली एनवायरनमेंट को के लिए काम किया है। एंड जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं वो भी यही देखते हुए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। हमारी वाटर बॉडीज़ ड्राई कर रही हैं, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, हमारी एयर पोल्यूटेड है। खासकर हमारे देश में जो 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ आर इन इंडिया, इंक्लूडिंग आवर कैपिटल दिल्ली। सो देयरफॉर देयर इज़ अ नीड, in fact there need to be more stringent laws and more stricter implementation of those laws. laws हमारे पास बहुत हैं, implementation उनका उसी लेवल पर होना चाहिए। की बात होती है और जागरूकता की बात होती है, लोगों को अवेयर करने की बात होती है। आपने एनजीटी का जिक्र किया, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स तक आप ये बात पहुंचाएं कि एनजीटी का क्या रोल है। अगर हम पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं तो एनजीटी का क्या रोल आ जाता है देश में? एनजीटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ये काम कर रहा था, एमसी मेहता के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बहुत डिसीजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट पे बहुत लोड था। जब ये एनजीटी आया, सारे मैटर्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में जो एनवायरनमेंट पे पेंडिंग थे, सारे उधर शिफ्ट कर दिए गए। एनजीटी एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई लीगल राइट है with respect to 7 acts which are covered under NGT. Water, some of them, water pollution, air pollution, environment protection act and biodiversity act, जो कि अभी मैडम ने मेंशन किया, मीनाक्षी जी ने। और इन एक्ट्स में जो भी लीगल इश्यूज आते हैं, राइट्स ऑफ पीपल, पार्टीज, वो इश्यूज आप एनजीटी के पास ले जा सकते हैं, एनजीटी उनको डिसाइड करता है। इन एक्ट्स में जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके अगर कोई ऑर्डर्स और डायरेक्शंस आते हैं,
उनके अगेंस्ट अपील आप एनजीटी के पास जाते हैं। इस बार थीम भी हमारे सामने यही है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है हमें उसको हराना है, उसको ख़त्म करना है किसी तरीके से। अब जब नीलम जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, बड़ा आपका लंबा तजुर्बा रहा, आपने पूरे देश में विज़िट किया जा करके। लोग नेचर को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, इस हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ आपने क्या देखा? क्या कुछ हम सिर्फ उसको एंजॉय करते हैं या कहीं उसको बर्बाद तो नहीं करते? मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं या जो टूरिस्ट बन करके कहीं कहीं जाते हैं, उनके लिए भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि जो उस समझ करके वो जाएं कि हमें क्या करना है वहाँ जाकर। टूरिस्ट का अलग से कहना, मैं समझती हूँ कि हम सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे कमीशन पे एनजीटी ने भेजा था जब कंप्लेंट आई कि स्नो रोहतांग पास में स्नो इज़ टर्निंग ब्लैक। सो वी वेंट, देयर वाज अनदर पर्सन आल्सो लॉयर विद मी। सो हमने वहाँ पे देखा वाकई में स्नो काली हो रही थी वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से। तो एनजीटी ने बहुत अच्छे डायरेक्शंस दिए कि वहाँ से ये जो स्टॉल्स लगते थे, यू नो, जो ईटेबल्स वर बीइंग प्रोवाइडेड, लोग रैपर्स वहाँ फेंक जाते थे, वाटर बॉटल्स वहाँ फेंक जाते थे। तो उस सब को रोकने के लिए एनजीटी ने काफ़ी सारे डायरेक्शंस दिए। वहाँ पे टूरिस्ट, नंबर ऑफ़ टूरिस्ट गोइंग देयर भी लिमिट किया, बट उसके बाद काफ़ी एक्शन लिया गया। बट अभी मैं पिछले साल जब रोहतांग पास गई तो मैंने देखा वहाँ पे सब कुछ वापस वैसा ही हो गया। बहुत सारे टूरिस्ट थे, जो नंबर डेजिग्नेट किया था पूरे दिन के लिए एनजीटी ने, उतने तो उस वक्त वहाँ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मौजूद थे। वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, लोग सामान बेच रहे थे तरह तरह का, वाटर बॉटल्स फैली पड़ी थी, रैपर्स फैले पड़े थे। प्लास्टिक की बात हमारी, और ये हमारा थीम है जी, वर्ल्ड प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक वहाँ पे फैला पड़ा हुआ था। इनफैक्ट ग्लास बॉटल्स वहाँ पे लोग तोड़ के छोड़ के गए थे। सो मेरे ख्याल से ये मुद्दा अब भी हमारे सामने है, जैसे मैडम बता रही हैं कि प्लास्टिक का जो हमारे पास बॉटल्स हैं, और सुबह जब देखते हैं हम घरों में दूध सप्लाई होता है तो वहाँ पर भी आज भी है, किस तरह से उसको मैनेज करें। जो लोग उसको यूज़ करते हैं उनको कम से कम किस तरह से उसको फेंकना चाहिए ताकि उसको दोबारा रिसाइकिल किया जा सके। जी, जो प्लास्टिक है डेली पर्पस में हम लोग डेली अगर जीवन में देखें तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, और इसका जो है एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह हो, और इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं हो जाए उस चीज़ का मतलब साथ नहीं छोड़ना है। और सेकेंडली लोगों को जितना ज़्यादा अवेयर किया जाए कि जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उसको आप सेग्रीगेट करके अपने घरों से ही टू द रिसाइकलिंग यूनिट या वेस्ट मैनेजमेंट साइट तक पहुंचाने की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का डेवलपमेंट हो उनके अंदर, ताकि जो प्लास्टिक है वो गार्बेज, जो आपका घरों से निकलने वाला सब्जियों के छिलन या फ्रूट्स के छिलन है, उनके साथ प्लास्टिक ना मर्ज हो। क्योंकि वंस ये सब मिक्सचर हो के वो लैंडफिल साइट तक पहुंच जाता है तो वहाँ पे उसका निपटान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है एक फ्लेमेबल वेस्ट है, हैजार्डस वेस्ट है। 3500 केमिकल्स पाए जाते हैं प्लास्टिक में, जो कि कैंसर कॉजिंग हैं, कार्सिनोजेनिक इन नेचर है। अब ये प्लास्टिक जब सैनिटरी लैंडफिल पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे एनारोबिक डिग्रेडेशन के थ्रू वो बाकी जब ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो मीथेन जनरेट होती है। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है। जब वो वहाँ पे प्लास्टिक क्योंकि फ्लेमेबल होता है और मीथेन के कंटेक्ट में आके वो बर्न करता है, तो बहुत ही खतरनाक जो पॉइजनस मोस्ट टॉक्सिक गैस हम कहते हैं, जैसे डाइऑक्सिन, फ्यूरेंस एंड पीसीबी, वो निकलती हैं, जो आसपास के वायु को बहुत ही प्रदूषित कर देती है। और आसपास अगर हम हेल्थ की बात करें लोगों की, तो बहुत ज्यादा पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं जिनके सवालों को आज हम आज की इस पेशकश में शामिल करेंगे। जी, किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम श्रेया गुप्ता है, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैम, आजकल हमें ये सिखाया जाता है कि हम रिसोर्सेज से अपना यूटिलिटी कैसे मतलब सबसे ज़्यादा ले सकते हैं, कैसे मैक्सिमम यूटिलिटी हम लोग उससे एक्वायर कर सकते हैं। तो मैम इट्स लाइक कि हम बस ले रहे हैं। व्हाट आर द वेज कि हम कुछ ऐसा डेवलप करें, कुछ ऐसा बनाएं जिससे हम उन्हें दे सकें, नेचर को दे सकें। ये रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, किसी जैसे हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं,
जी, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सवाल आप दोनों के लिए। सस्टेनेबिलिटी पे प्लास्टिक के ऊपर रिसाइकलिंग काफ़ी हो भी रही है काफ़ी हद तक, जैसे कि कई जगह कई नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। वो प्लास्टिक क्योंकि वो क्रूड पेट्रोलियम से बना है और क्रूड पेट्रोलियम से जो प्लास्टिक है वो एक प्रोडक्ट है, अब वापस उसको क्रूड पेट्रोलियम में कन्वर्जन का प्रोसेस है, पीपल आर डूइंग दैट। प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए दे आर मेकिंग द रोड्स कंस्ट्रक्शनल बिल्डिंग्स में ब्रिक्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। और एक फॉरेन में एक नया स्टार्टअप है, वो क्या कर रहा है कि जो वन टाइम यूजिंग प्लास्टिक होता है, मेनली जो हमारे मिल्क पैकेट्स हैं या फिर डिटर्जेंट्स हैं, शैम्पूज जैसे प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमेशा एक बार यूज़ करने के बाद वी हैव टू थ्रो द प्लास्टिक एज अ वेस्ट, तो कंटेनर जो है, तो उसके लिए उन्होंने एक रीफिलिंग सेंटर क्रिएट किया गया है कि जो शैम्पू है वहाँ पे आप आइए और अपना शैम्पू अपने कंटेनर में लेके जो रीयूज़ कर सकते हैं उसमें लेके जाइए। तो ये इस तरह की बहुत अच्छी पहल जो है वो हम कर सकते हैं, जिससे हम प्लास्टिक का जो कंटेंट है एनवायरनमेंट में जो इतना नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको हम कहीं ना कहीं किसी ना हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी, नीलम जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम नेचर से लेते ही जा रहे हैं, हम नेचर को दें क्या। जी, सबसे अच्छी चीज़ जो आप दे सकते हो, प्लांट अ ट्री। Each one must plant at least one tree every year, if not more. वो बहुत आपका वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है, वो आपका एयर पोल्यूशन में हेल्प करता है। सेकेंडली, आप सबसे बड़ा इशू आ रहा है आज ग्राउंड वाटर रिचार्ज। हम सब पेव्ड एरियाज बना रहे हैं, कॉन्क्रीटाइज करते जा रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत ज़रूरी है देखा जाए आज के समय में। तो आप नेचर को अगर देना चाहते हैं तो आप ऐसे नेचर को वापस दे सकते हैं। कुछ प्लांट्स आजकल होते हैं जो बोलते हैं वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, आप वो प्लांट्स लगाइए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि हम ना लिप सर्विस नहीं करनी चाहिए, हमको प्लांट्स वो लगाने चाहिए जो हम पहले लगाते थे। अगर आप देखें सेंट्रल दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, जामुन, पीपल, नीम, नेटिव प्लांट्स विच आर यूजफुल फॉर नॉट ओनली अस बट फॉर द बर्ड्स ऑल्सो। जी हाँ, बिल्कुल, बर्ड्स के लिए, पूरे सोसाइटी, पूरे समाज के लिए। नेटिव जो प्लांट्स, तो आपको वो ऑक्सीजन भी दें प्लांट्स, और बर्ड्स को खाना भी दें, उनको शेल्टर भी दें। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा नाम हर्ष राज है और मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग इन जनरल सोसाइटी में हम लोग प्रॉब्लम्स पे तो बात करते हैं कि पेड़ कट रहे हैं या फिर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन पे बात नहीं करते हैं। इन जनरल लॉज भी बने हुए हैं, रेगुलेशंस भी बने हुए हैं, लेकिन उन लोगों का उनकी इम्प्लीकेशंस नहीं हो पा रही हैं, हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो यूथ को कैसे, आप लोग यूथ को क्या मैसेज देंगे कि यूथ कैसे, उन लोगों को यूथ को क्या करना चाहिए, यूथ को क्या करना चाहिए? बड़ा सवाल, कानून भी है, पॉलिसीज भी है, लेकिन यूथ क्या करे अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि एक इको फ्रेंडली एटीट्यूड का डेवलपमेंट होना, कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें पर्यावरण को लाभ पहुँचे, इसका भाव आप अपने अंदर जागृत जब करेंगे तो आप पर्यावरण को नुकसान पहुँचा ही नहीं सकते। चाहे टैप पानी खुला पड़ा है तो आप वो एक बूंद भी आपको ना स्ट्राइक करेगी लाइक अ हैमर, आपको लगेगा कि नहीं इसे तुरंत बंद कर दिया जाए। पॉलीथीन आप अगर सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको परेशानी अंदर क्रिएट करे, ऐसा भाव आपके अंदर जागृत होना पड़ेगा, तभी जो है थॉट्स के बाद एक्शंस आपके नजर आएंगे, तभी बदलाव जो है वो आ सकता है। नीलम जी, आपसे भी एक रिएक्शन चाहूंगा कि यूथ के लिए क्या जरूरी है। जैसे पहले भी आपने कहा कि प्लांटेशन की बड़ी जरूरत आपने बताई, उसके अलावा भी क्या कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पर? जैसे मीनाक्षी जी ने कहा ना, एटीट्यूड, 3 चीज़ें हैं, 3 R's वी कॉल देम। रिड्यूस कंजम्पशन विच इज़ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, रिसाइकिल, रीयूज। अगर आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपको डिफरेंस हर एक लेवल पे। मदर टेरेसा ने कहा था, इवन इफ माई वर्क इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, आई एम हैप्पी। तो छोटा छोटा स्टेप्स हम अगर लेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। साथ में एक चीज़ मैम के पॉइंट को एक और ऐड करना चाहूँगी, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिफ्यूज़।
रिफ्यूज द ऑर्गेनिक वेस्ट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट योर होम्स। बहुत जो खूब। आपके घरों में ऑर्गेनिक वेस्ट हो रहा है, समाज में, इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में जो भी सड़नशील ठोस पदार्थ है उसको आप डिकम्पोज करवाएं, खुद के यहाँ पे करें और उसके बाद जो खाद बने वो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। जो रासायनिक हम फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी मिट्टी का जो स्तर है, हेल्थ है, वो बहुत डाउन हो गया है। तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए जब तक मिट्टी की हेल्थ सही नहीं होगी तो हमारी हेल्थ कहाँ से सही हो सकती है। तो उसको सही करना बहुत जरूरी है और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ और, जितना यूथ है ना अपने एरिया में इकट्ठे होइए, क्लीनिंग ड्राइव्स करिए, मतलब लोगों को अवेयर भी करें और खुद भी मैदान में आएं। अवेयरनेस क्रिएट करिए, आगे बढ़ करके लीड करें। आप लोगों को लीड करना होगा आगे आकर। एक ऐड आता है बहुत बढ़िया जिसमें एक लड़का डस्टबिन में अपने आप को बिठा देता है, तो सारे कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते क्यों है? कहते आप सेग्रीगेट नहीं करते कूड़ा, मेरा फ्यूचर क्या है आप लोग देख ही नहीं रहे। आप लोग को वो करना है, आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। Good afternoon, I'm Vanshika and I'm a second year student, BTech student. Sir, my question is, जैसे अभी मैम ने कहा कि एशियन कल्चर को हमें वापस लाना चाहिए, बट हम इतना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर चुके हैं, तो हम उस एशियन कल्चर को वापस कैसे लेकर आएंगे हमारे होम्स में? सर दैट इज़ मैं माय नीलम जी से क्वेश्चन। सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने एक जनरेशन देखी है पूरी, जिसमें हमने बचपन के अंदर वो कपड़े का थैला भी देखा और उसके बाद में हमने प्लास्टिक बैग्स भी देखे। तो एक बड़ा अच्छा सवाल है कि जब हम इतना वेस्टर्नाइज हो चुके हैं तो किस तरह से वापस लेकर के आएंगे? जैसे अभी मैंने सबसे पहले चीज़ बोली, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। हम लोग बहुत वेस्टेज बहुत जनरेट करते हैं। हमारे कल्चर में वेस्टेज हम इतना नहीं जनरेट करते। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उतना ही खाना, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, उतना ही खाना लें जितना कि हमको खा सकते हैं, बिकॉज रेस्ट ऑफ द फूड वी आर थ्रोइंग। आपको आजकल बोला जाता है कि प्लीज़ कैरी योर क्लॉथ बैग्स और कैरी योर ओन बैग्स टू डू योर शॉपिंग। हम लोग वहाँ से रिफ्यूज़ करें क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा लेके आते हैं, फिर उसको एक्स्ट्रा डिस्पोजल चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो पेपर हो। पेपर में भी एनवायरनमेंट इशू आता है। सो आप ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अभी मीनाक्षी जी ने कहा था कि पानी को कंजर्व करिए, कि हम टूथब्रश कर रहे हैं और जो टैप इज़ रनिंग। एक चीज़ और बोलते हैं वो कि बकेट्स यूज़ करिए फॉर टेकिंग अ शावर, नॉट यूजिंग दैट शावर, उसमें बहुत पानी वेस्ट होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम, लेकिन मैडम अभी अगर हम कहीं फंस जाते हैं, हमने ये भी देखा है कि पहले तो हम वेस्टर्नाइज होते चले गए, लेकिन अब अगर वेस्टर्न से आवाज़ आती है कि प्लास्टिक को बैन कर दीजिए तो उसके बाद फिर हम एक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या चक्कर है हम लोगों का कि क्या हम अपनी सभ्यता भूल जाते हैं और उसके बाद दूसरों की इंस्ट्रक्शन से हमें चलना पड़ता है? मीनाक्षी जी, इस पर आप एक रिएक्शन आपसे भी चाहूँ। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और मैम का पॉइंट बहुत ही अच्छा था और मुझे इससे जुड़ते हुए कुछ और याद आया जी। तो मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं अक्सर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये क्लास में भी बताती हूँ कि जो कहते हैं ना कि प्लेट में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे हॉस्टल्स वार्डन्स भी लिख के रखते हैं, हॉस्टल्स में जगह जगह पेस्टेड होता है कि डू नॉट वेस्ट योर फूड, फूड इज़ बेसिकली अ रिसोर्स। ठीक है, अब जब तक तुम इसकी गहराई तक नहीं उतरोगे तुम छोड़ोगे ही, खाना वेस्ट करोगे ही। गहराई क्या है कि जब तक ये नहीं सोचोगे कि अनाज तुम्हारी प्लेट में कैसे आ रहा है, कैसे आया, है ना, कितनी मेहनत से अनाज जो है वो पहले धरती को चीरा गया और उसके बाद फिर वो अन्न डाला गया, पौधा बना। और हमारी संस्कृति कहती है कि कुछ भी आप नेचर में डाल रहे हो, कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, तो आपको गिव बैक वाला टेंडेंसी डेवलप करना चाहिए, बट वो गिविंग बैक है ही नहीं। अब क्या हुआ कि अनाज निकला, उसके बाद फिर वो प्रोसेस्ड हुआ, किसानों ने खूब मेहनत करके प्रोसेस करके मार्केट तक पहुंचाया, मार्केट में भी उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हुई, फिनिशिंग हुई और उसके दौरान फिर एनर्जी यूज़ हुई। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से। वहाँ पे भी कोल माइनिंग में दिन रात कितने लोग काम करते हैं, आप देखिए ज़रा, कितने लोगों की मेहनत लगी है आपके प्लेट तक खाना पहुंचाने में।
फिर वहाँ तक आप प्रोसेसिंग के बाद आपके किराने स्टोर तक जा रहा है, वहाँ पे लेबर लगी हुई है काम करने के लिए, उनकी दिन रात की मजदूरी की मेहनत है वहाँ पे। उसके बाद आपके पेरेंट्स या आपके मेस में वर्कर्स जो हैं वो उसको मार्केट से लेके आ रहे हैं, आप जो है उसको वहाँ देखा जाए तो तक पूरा लाने एक के लंबा बाद पूरा प्रोसेस एक उसका था, प्रोसेस और उसके है। अंदर अगर हमने फेंका तो कितना हमने उसका नुकसान किया है। इसके साथ साथ एक नुकसान की और बात करेंगे, बहुत ही जी। संक्षिप्त में बात करेंगे क्योंकि जी। हमारे पास समय कम है। जी, जी। हमने नदियों को पूजा है, हमने नदियों को माँ का दर्जा भी दिया है, लेकिन आज भी देश की नदियों की ऐसी हालत खराब हमारी नज़र में क्यों आती है, और उसके लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ करना चाहिए? आप दोनों से मेरा सवाल है। नीलम जी से पहले रिएक्शन चाहूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा एक बहुत फेमस लाइन है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हमने नदियों को देवी का स्टेचर दिया है और उन्हीं नदी को हम पोल्यूट करते हैं। एक तरफ हम पूजा करते हैं, दूसरी तरफ हम पोल्यूट करते हैं। एनजीटी ने बहुत स्टेप्स लिए, नमामि गंगा प्रोजेक्ट में बहुत माइन्यूटली मॉनिटर किया था रिवाइवल ऑफ गंगा फ्रॉम हरिद्वार टू कानपुर, एंड उसका फ़र्क भी पड़ा है। जितना पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा है, बिकॉज समवेयर implementation becomes an issue. Implementation means I would say genuine implementation. अगर हर कोई अपनी ड्यूटी समझ के इम्प्लीमेंट करेगा तो हो जाएगा। आज के न्यूज़पेपर में मैंने एक आर्टिकल देखा कि हिंडन में वाटर हैज़ टर्न रेड, आज के आर्टिकल है, एंड आज वो वहाँ पे डाइंग यूनिट्स को सील किया जा रहा है। मुझे याद है 2011 एंड या 2012 बिगनिंग में एनजीटी ने ऑर्डर करके सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद करनी थी नोएडा, गाज़ियाबाद में, ऑल पोल्यूटिंग यूनिट्स। एक डेकेड के बाद आज मुझे बहुत हैरानी हुई देख के कि हिंडन टर्न्स रेड। ऐसा कैसे हो गया? सो ये एक साल में हमने क्या एक्शन ये भी लिया? एक बड़ा सवाल है। एक्शन जो है वो ज्यादा जरूरी ये हो जाता है। कहाँ पे मिसिंग था, और कहीं हम ना कहीं कहाँ पे public की कहाँ गैप आया? इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। मीनाक्षी जी, मैं आपसे भी इस पर रिएक्शन चाहूंगा। किस तरह से अपनी नदियों को, इनको पवित्र करना है, दोबारा इनको उस लेवल पर लेकर के जाना है कि जहां जिस वक्त में हम बात कर रहे थे जहां इनकी पूजा की जाती थी? सर, पूजा तो देखा जाए तो अभी भी हम लोग करते हैं। हम छठ पूजा करते हैं यूपी बिहार साइड में, नदियों की पूजा की जाती है, गंगा मैया, गंगा की आरती की जाती है। हर एक जो गंगा का स्टेट है, कोई प्लेस है, वहाँ पे घाट पे पूजा की जाती है। पर जो हम चाहे कोई भी पूजा कर रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं, गणेश पूजा कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। तो वो जो विसर्जन करते हैं, पुराने समय में भी ये रिचुअल्स चलते थे, पर उस समय पे क्या होता था कि एक गांव में एक ही मूर्ति का विसर्जन किया जाता था। आज के समय में ये जो विभाजन हो गया है, मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, तो हर एक घर के अंदर ये मूर्तियों का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो होना भी गलत बात नहीं है, बट गलत बात ये है कि उसको हम बहुत ज़्यादा शो ऑफ में लगे हुए हैं, उसे खूब अच्छे से पेंट कर रहे हैं। पेंट के अंदर एक हैवी मेटल होता है जिसे लेड बोलते हैं, जो मेंटल रिटार्डेशन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर करने की करता है, उसका कारक है, उसका कारक बन जाता है। उसका बिल्कुल कारक है। और ये पानी जो हम आगे जाके हमने जो कचरा मान लीजिए पानी में बहा दिया, तो उस गांव का, उस प्लेस का कचरा तो साफ हो गया क्योंकि नदी बहा के ले जाएगी, पर हम ये भूल जाते हैं कि आगे के जो जीव जंतु हैं, बहुत सारे जो जानवर हैं, वो उस पानी पे डिपेंडेंट हैं, जिसकी और पानी वजह तो से देखा जाए तो बीमारियां हम लोगों फैलती के हैं। लिए भी वो जरूरी है। बिल्कुल, तो हमें कहीं ना कहीं पोल्यूशन के मामले में जरूर ध्यान रखना है कि वही पानी या वही हवा जिसको हम पोल्यूट कर रहे हैं और उसी पर हम लोग भी डिपेंड हैं। सर, ये नेचर का नियम है, जो भी हम एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, चाहे हमारा थॉट का पोल्यूशन है या एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, कुछ भी हम रिलीज कर रहे हैं, वो वापस इट वुड कम बैक। ये आना ही है। और कोविड ने ये बहुत अच्छा हमें एग्जाम्पल दिया है। चाहे देश के किसी भी कॉर्नर में कुछ भी नेगेटिविटी अगर आ रही है, वो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही है, पूरी दुनिया को इफेक्ट करती है। और ये दुनिया रिप्लेस नहीं की जा सकती, ये रिप्लेस नहीं एक ही दुनिया है। और इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस दुनिया को और इस दुनिया के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको अपने आने वाली नस्लों के लिए साफ सुथरा और ऐसा कर दे करके जाएं कि जहां वो भी एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सकें। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की। हम फिर हाजिर होंगे कोई खास मौके पर एक खास पेशकश लेकर। तब तक के लिए हमारी टीम को दे दीजिए इजाजत। आदाब।